नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरिन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर। सदन में उठा पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे का मुद्दा। नियम 58 में विपक्ष ने उठाया मुद्दा। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, उपनेता करण मेहरा सहित विपक्ष के विधायकों ने यह मुद्दा उठाया है। पुलिसकर्मियों को 4600 ग्रेड पे जारी करने की मांग की गई है। पुलिसकर्मियों का ग्रेड पे घटाया गया। आपको बता दें कि कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने दिया जवाब। कहा कि कांग्रेस सरकार के समय हुए थे आदेश सरकार पर कर रही है सुधार। आपको बता दें कि सुबोध उनियाल मंत्रिमंडल की उपसमिति में विचाराधीन है मामला और समिति की रिपोर्ट के बाद होगा ग्रेड पे पर निर्णय। विपक्ष के विधायकों ने सदन में किया हंगामा। विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुभाष गर्ग जुड़ चुके हैं। सुभाष, विधानसभा में मानसून सत्र का तीसरा दिन है, ऐसे में लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ अहम मुद्दे उठाए गए? सुभाष से हम फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि लगातार पुलिसकर्मियों का ग्रेड पे घटाया गया है और ऐसे में वापस से इस मांग को उठाया गया है सदन में। देहरादून से बड़ी खबर। विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है, जहां पर हंगामा साफ देखने को मिला है। सदन में एक बार फिर से पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे का मुद्दा उठाया गया। देहरादून से बड़ी खबर। विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन, जहां पर हंगामा साफ देखने को मिला है और पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे का भी मुद्दा इस दौरान उठाया गया। सदन में पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे का मुद्दा उठाया गया। लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की यहां पर रणनीति बना रहा है और इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नियम 58 में विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया है और एक बार फिर से सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। पुलिसकर्मियों का 4600 ग्रेड पे जारी करने की यहां पर मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सदन में एक बार फिर से पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे का मुद्दा उठाया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ जुड़ चुके हैं। सुभाष, एक बार फिर से सदन में पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे का मामला उठाया गया। जी बिल्कुल, सदन में पुलिस कर्मियों का ग्रेड पे का मामला उठाया गया और विपक्ष की तरफ से उप नेता प्रतिपक्ष करण मेहरा ने ये जो मुद्दा है ये सदन में उठाया था। उसके साथ ही कई विधायकों ने भी इस मुद्दे को लेकर करण मेहरा का समर्थन किया। कुल मिला के कहा जा सकता है कि पिछले लंबे समय से पुलिस के ग्रेड पे को लेकर पुलिसकर्मी अपनी मांग रख रहे थे। उनके परिवार वाले भी कहीं न कहीं आंदोलन करते हुए नजर आए थे और आज सदन में ये आवाज उठी और उनकी मांग को लेकर जो विपक्ष है उन्होंने सवाल उठाया। कुल मिला के कहा जा सकता है इसके बाद ये जरूर कहा गया कि एक कमेटी इसको लेकर बनाई गई है, जिसकी रिपोर्ट कैबिनेट के और पे निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने वहीं एक बड़ी घोषणा भी की है कि जो पुलिसकर्मी हैं उसके जो भत्ते रोके गए थे कोरोना काल के चलते उनको अब रिलीज कर दिया जाएगा और उसमें लगभग 5% की वृद्धि भी की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा भार सरकार पर पड़ेगा, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा से कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी अभी खुश नजर आ रहे हैं। जी सुभाष, यहाँ पे 4600 ग्रेड पे का मांग यहाँ पर किया गया है। चलिए तो इस बीच रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। पुलिस की मांगों पर सरकार गंभीर है। सीएम का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जल्द होगा पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे पर निर्णय। पुलिस के जवानों ने कोरोना में सराहनीय कार्य किया है और इसको लेकर ये कदम उठाया जाएगा। 40 डिग्री तापमान में भी जवानों ने काम किया है। पुलिस जवानों के परिजनों से मुलाकात की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। पुलिसकर्मियों और उत्तराखंड राज्य के हित में ये निर्णय लिया जाएगा और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये बयान सामने आया है। पुलिसकर्मी ग्रेड पे को लेकर उन्होंने कहा है कि इस पर हम जल्द ही निर्णय लेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। पुलिस की मांगों पर सरकार गंभीर है और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे का जो मुद्दा उठाया उस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि सदन में एक बार फिर से
पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे का मुद्दा उठाया गया है और इस पर लगातार सियासत भी तेज हो रही है और इसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। कोरोना काल में फ्रंट लाइन पर पुलिसकर्मी काम कर रहे थे और उन्होंने बेहतरीन काम किया है और इसको लेकर ग्रेड पे को लेकर जल्द ही कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। पुलिस की मांगों पर सरकार गंभीर है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि और इस पर जल्द ही कोई अहम फैसला लिया जाएगा। चलिए तो इस बीच रुक कर लेते बड़ी खबर का। विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन कांग्रेस विधायक मनोज रावत ने उठाया भूमिधारी का मुद्दा। आपको बता दें कि प्रदेश में कितने किसान भूमिहीन की श्रेणी में हैं और इसका भी मुद्दा उठाया गया है। मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र में कितने किसान भूमिहीन हैं, कांग्रेस ने यह मुद्दा उठाया। किसानों की आर्थिक में सुधार के लिए क्या कर रही है सरकार, संसदीय कार्य मंत्री के जवाब से असंतुष्ट नजर आया विपक्ष। लिखित जवाब के आंकड़ों को बताया गलत। इस वक्त की बड़ी खबर, संसदीय कार्य मंत्री ने बताया टाइपिंग मिस्टेक। आपको बता दें कि विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है और ऐसे में लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की यहां पर कोशिश कर रहा है। संसदीय कार्य मंत्री के जवाब से असंतुष्ट नजर आया विपक्ष। तो लगातार मानसून सत्र के तीसरे दिन जोरदार हंगामा देखने को मिला है और ऐसे में कांग्रेस विधायक मनोज रावत ने उठाया भूमिधरी का मुद्दा। आपको बता दें कि विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया गया है। प्रदेश में कितने किसान भूमिहीन की श्रेणी में हैं, इसका भी मनोज रावत ने जवाब मांगा है। मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र में कितने किसान भूमिहीन हैं और इसका जवाब मांगा गया। इस बीच रुक करते एक और बड़ी खबर का। कांग्रेस विधायक ने सदन में धान की खरीदी का मुद्दा भी उठाया है। विधायक काजी निजामुद्दीन ने सरकार पर से सवाल पूछा है, धान की खरीद का कितना लक्ष्य रखा गया है, इसका जवाब दे सरकार। गत वर्ष की तुलना में अधिक धान खरीदने की योजना बनाई गई। 15 लाख हेक्टेयर धान खरीद की योजना बनाई गई और ऐसे में एक बार फिर से विपक्ष ने सरकार से ये सवाल पूछे हैं और मानसून सत्र का तीसरा दिन जारी है और इसको लेकर धान की खरीद का भी मुद्दा उठाया गया। गत वर्ष की तुलना में अधिक धान खरीदने की योजना बनाई गई। तो वही खबर रुड़की से है, जहां पर रुड़की में मांगलोर में सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। मांगलोर के बस अड्डे से शुरू हुई रैली मांगलोर के विभिन्न मार्गों से गुजरी और भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। सभी कार्यकर्ताओं के हाथों में बढ़ती महंगाई को लेकर बैनर लिए हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पिछले 7 सालों में सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि अब लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। गरीब आदमी रोटी को भी तरस रहा है। इसके ऊपर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रिंस जुड़ चुके हैं। प्रिंस, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का लगातार हल्ला बोल जारी है। जी बिल्कुल, बता दूं आपको कि लगातार कांग्रेसी जो है महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं सरकार का घेराव करते हुए नजर आते हैं। वहीं बात की जाए आज तो रुड़की के मंगलौर में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने वही महंगाई के मुद्दे को लेकर एक बार फिर सरकार का घेराव किया और साथ ही साथ मंगलौर में हाथों में बैनर लेकर बढ़ती महंगाई के और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। वहीं बात की जाए तो महासचिव यूथ कांग्रेस के परवेज अहमद है, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने युवाओं को जो है रोजगार देने की बात की थी, लेकिन अभी तक कोई रोजगार की बात की जाए या फिर महंगाई की बात की जाए, किसी पर भी सरकार द्वारा लगाम नहीं लग पा रही है और बेरोजगार जो है बेरोजगार जगह जगह चक्कर काट रहे हैं, लेकिन नौकरी उन्हें नहीं मिल पा रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव आएंगे उसमें कहीं ना कहीं सरकार को पूरी तरह से जवाब दिया जाएगा और जो आम जनता है वो भी अब सरकार की नीतियों को समझ चुकी है। जी प्रिंस, ऐसे में सदन में भी महंगाई का मुद्दा उठाया गया। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं महंगाई की बात करें तो महंगाई का सदन में भी मुद्दा उठाया गया है। इसी चीज को लेकर बात करें कांग्रेसी कार्यकर्ता हो या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो, सभी कार्यकर्ताओं ने सरकार का घेराव करते हुए नजर आए हैं और साफ तौर पर यही उन्होंने कहा है कि महंगाई को लेकर सरकार बिल्कुल भी लगाम नहीं लगा पाई है, जिसको लेकर आने वाले 2022 के चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और महंगाई के मुद्दे को लेकर ही आगे का चुनाव इसमें लड़ा जाएगा। जी प्रिंस, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो वही टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक में पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नेथानी ने कंधे पर सिलेंडर लेकर ग्रामीण के साथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नेथानी ने सरकार पर रसोई गैस की कीमतें बढ़ाकर महिला सम्मान के नारे को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण महिलाएं महंगा सिलेंडर नहीं भरा पा रही हैं, ऐसे में लकड़ियों के सहारे उनके घरों का चूल्हा जल रहा है। पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नेथानी के जवाब दो सरकार यात्रा को हिंस रियाखाल बाजार में ग्रामीणों का भारी समर्थन मिला। आपको बता दें कि लगातार महंगाई को लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है और ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार के खिलाफ जमकर यहां पर नारेबाजी की गई। कंधे पर सिलेंडर रखकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। युवा आज मनरेगा में काम करने के लिए मजबूर हैं और ये तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से सरकार को घेरने की कोशिश की है। इसमें हमारा मानना ये है कि एक तो जो भू अध्यादेश संशोधन अधिनियम 2019 जो इन्होंने पास किया, इसको खत्म करे। जो देवस्थान बोर्ड का जो घोषणा की इन्होंने कि उसको भंग करेंगे, उसको भी नहीं किया। और मुख्य रूप से इस सिसराकाल क्षेत्र में जो पानी की जो आज दिक्कत आ रही है, इसका तत्काल समाधान करें। तो वही जोशियाड़ा कालेश्वर मार्ग में हो रहे सीवरेज कार्य को लेकर बड़ाहाट नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल ने स्थानीय लोगों के साथ बैठक की। वही बैठक में स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि पालिका सीवरेज सिस्टम का कार्य ठीक से नहीं कर रही है, जो आगे चलकर समस्याओं का न्योता देगी। और वही पालिका अध्यक्ष ने बताया कि कालेश्वर मार्ग में लोगों द्वारा पूर्व में बढ़ चढ़कर अतिक्रमण किया गया, जिसके चलते आने जाने का रास्ता 2 से 3 फीट भी रह गया है। तो वही यहाँ पर काम करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं और ऐसे में लोग बेहद ज़्यादा परेशान हैं। कंफ्यूज थे क्योंकि देखिए यहाँ पर अप डाउन है, किसी का मकान 10 फुट नीचे है, किसी का 5 फुट नीचे है और बहुत संतरी गली है, 2 फुट 2.5 फुट का मेरे पर रास्ता, उसी मुझे सिविल लाइन ले आनी है। अब अगर मैं उसको ज़्यादा खोलूँ तो लोगों को मकान दे सकता है, इसलिए कुछ लोगों को था कि यार हमारे मकान नहीं आएंगे, उसमें हमें क्या फायदा, सिविल लाइन से नहीं बननी चाहिए। इसलिए अभी मैंने सब लोगों को समझा दिया, एक समिति भी यहाँ पर गठित कर दी कि भाई मैं प्रयास करूँगा कि मैक्सिमम लोगों का मकान इसमें आ जाए, सिविल लाइन आ जाए। और जिसकी ग्राउंड फ्लोर नहीं आएंगे, दूसरी मंजिल तो लगभग सबकी आ जाएगी, तो आपका दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल, चौथा मंजिल सब आ जाएगा, आप मैक्सिमम बच जाओगे। तीसरी बात है, जितना आपका टैंक भरेगा उतना आप खा ले जाओगे। अगर चैम्बर नज़दीक होगा तो आप उनको चैम्बर में डाल पाओगे। अभी सब लोग सहमत हो गए हैं और सिविल लाइन पर बनेगी। तो वही पंजाब के कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा और कुछ अन्य नेताओं द्वारा खुले तौर पर कैबिनेट को हटाए जाने की मांग उठाए जाने के बाद एक बार फिर पंजाब की राजनीति में भूचाल आ गया है। मंगलवार को उठे इस सियासी तूफान के बाद अब पंजाब के कुछ विधायकों ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का रुख किया, क्योंकि राज्य प्रभारी हरीश रावत इस समय देहरादून में मौजूद है। पंजाब सरकार के 4 मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा और सुखविंदर सिंह रंधावा, सुख सकारिया और चरणजीत चन्नी और 3 विधायक कुलवीर जीरा, बरिंदरजीत पहाड़ा और सुरिंदर धीमान देहरादून के एक होटल में पहुंचे। इस होटल में बैठक हो रही है और हरीश रावत भी बैठक में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि वही बैठक में जाने से पहले हरीश रावत ने मीडिया से कहा है कि कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में ही 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। अब देखना यह होगा कि इस बैठक के बाद क्या हल निकलकर सामने आता है। पुरी के डीएम ने विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में आज बालिका इंटर कॉलेज में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग पुरी की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत पोषण अभियान, वाहिनी आत्मरक्षा परीक्षण और स्वास्थ्य सुरक्षा को दी 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया है। इस दौरान उन्होंने उपस्थित बालिकाओं को सही पोषण आहार और आत्मरक्षा परीक्षण की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि बालिका हर क्षेत्र में आगे है और उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी हिस्सा लेना चाहिए, जिससे ज़्यादा अनुभव इनको प्राप्त हो सकेगा। इस दौरान जिलाधिकारी ने बालिकाओं से रूबरू होते हुए कहा कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो इसके लिए मेहनत और लगन ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए सही पोषण का उपयोग करना अनिवार्य है, जिससे स्वास्थ्य के साथ साथ शरीर मजबूत बन सकेगा।
पहाड़ों की रानी मसूरी में बारिश का कहर लगातार जारी है और मसूरी में बौलगंज क्षेत्र में गुरुद्वारा मोहल्ले के पास भूस्खलन होने के बाद एक होटल का बड़ा पुष्ट गिरने से मार्ग बाधित हो चुका है, जिसकी वजह से लोग बेहद ज्यादा परेशान नजर आए। वहीं मलबे की चपेट में आने से 3 दोपहिया वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं मार्ग बाधित होने से लोगों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। क्षेत्रीय सभासद सरिता कोहली मौके पर पहुंची और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। आपको बता दें कि इस दौरान 3 बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। लोग बेहद ज्यादा परेशान नजर आए। पुस्ता जो है नीचे ढह गया है और इससे 3 स्कूटी का जो है वो डैमेज हो चुकी है, पूरा रोड ब्लॉक हो चुका है और उससे एक ये जो हाई टेंशन की तारें भी खंभा जा रही है वो भी कभी भी गिर जाए और पेड़ भी पूरा समझो खोखला हो चुका है। तो काफ़ी मतलब नुकसान आप देख ही रहे हैं। इसके ऊपर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील सोनकर जुड़ चुके हैं। सुनील, होटल का पुश्ता गिरने से यह हादसा हुआ, अभी क्या कुछ वहां पर हालात बने हुए हैं? जी देखिए, ये सुबह के समय ये पूरा हादसा हुआ जब भूस्खलन के बाद होटल का एक बड़ा पुस्ता गिर गया और उसकी चपेट में आने से 3 जो वाहन हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए। तीनों 2 पहिया वाहन हैं और रोड भी ब्लॉक हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये मसूरी बालूगंज का पूरा मामला है जहाँ पर गुरुद्वारे मोहल्ले के पास ये पूरा भूस्खलन हुआ है और यहाँ पर कई बुजुर्ग और कई सीनियर सिटीजन के साथ रिटायर IAS अधिकारी भी रहते हैं, तो उनको खासी दिक्कत यहाँ पर हो रही है। ऐसे में क्षेत्रीय सभासद सरिता कोहली द्वारा प्रशासन और होटल से मांग करी है कि जल्द से जल्द रोड पे आए जो मलबा और पत्थर है उसे हटा दिया जाए। वहीं जो 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त है उनको भी कंपनसेट किया जाए। तो इसको लेकर SDM मसूरी मनीष कुमार भी इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो नुकसान का जायजा, जो नुकसान हुआ है उसका जायजा ले रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द मार्ग को खुलवाया जा सके। सुनील, इस दौरान क्या कोई ऐसी खबरें आई है जनहानि की? ये देखिए, किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। अगर मसूरी देहरादून मार्ग की बात करी जाए तो कल देर रात को यहाँ पर गलोगी पावर हाउस के पास काफी बड़ा भूस्खलन हुआ था, जिसकी चपेट में एक इनोवा कार आ गई थी और उसमें एक व्यक्ति भी घायल हो गया था। क्योंकि लगातार वहां पर भूस्खलन हो रहा है, ऐसे में PWD और स्थानीय प्रशासन वहां पर मॉनिटरिंग कर रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि वहां से बेवजह लोगों को ना गुजरने दिया जाए, क्योंकि मसूरी देहरादून का एकमात्र मार्ग है। ऐसे में वहां सतर्कता के साथ लोगों को वाहनों की आवाजाही करवाई जा रही है। जी सुनील, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वही पौड़ी में बस स्टैंड के पास आग की चपेट में आने से एक रेस्टोरेंट और एक बुक स्टेशनरी में आग लग गई है। आपको बता दें कि हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। यह हादसा इतना भयानक था कि पल भर के भीतर ही रेस्टोरेंट और इसके पास की बुक स्टेशनरी में भयंकर आग लग गई और आग लगने की वजह से सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें, वही इस हादसे का आकलन करने में पुलिस प्रशासन लगातार जुटी हुई है। वही रेस्टोरेंट संचालक की माने तो इस हादसे में उन्हें करीब 50 लाख का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। तो वही आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मोबाइल में फ़ोन किया गया कि आपके वहाँ आग लगी है, आप तुरंत आइए। एकदम से एक्शन लेते हुए हमने फ़ोन किया फायर ब्रिगेड को। अगर वो लोग टाइम से आते हैं तो क्या पता इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं हो। जो है फायर सर्विस को फ़ोन किया गया, वहाँ से उन्होंने तुरंत जो है गाड़ियाँ तैयार करी और पूरा फोर्स जो है मौके पर पहुँचा। मौके पहुँचने के बाद जो है तुरंत आग बुझाई गई और कोई ऐसी किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। मात्र जो है जनहानि नहीं हुई है, धन की हानि अवश्य उनकी हुई है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 15 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 17 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया है। सक्रिय मामलों की संख्या भी घटकर 310 पहुंच गई है, जबकि सोमवार को प्रदेश में 313 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को 16,356 सैंपलों की जाँच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 7 जिले अल्मोड़ा, बागेश्वर, पंचावत, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित नहीं मिला है। वही चमोली, हरिद्वार और पौड़ी में एक, तो वही देहरादून में 8, नैनीताल और पिथौरागढ़ में 2 संक्रमित मरीज मिले हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 15 नए संक्रमित मिले हैं और लगातार प्रदेश सरकार भी इसको लेकर पूरी तैयारियां कर रही है। और एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात की जाए तो 310 है। तो वही हरिद्वार में कोरोना का एक भी केस नहीं मिला है।
आपको बता दें पिथौरागढ़ में 2 नए कोरोना मरीज मिले हैं, तो वही एक्टिव मरीजों की संख्या 310 है। चमोली में कोरोना के एक भी केस नहीं मिले हैं। लगातार कहीं ना कहीं कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन कोरोना के मामले कम हुए हैं, खत्म नहीं हुए हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज़ अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि कोरोना गाइडलाइंस का बखूबी पालन करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विधानसभा के पोर्टल पर 5,720.78 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। बजट में स्वरोजगार, कोविड की तैयारी, ग्रामीण सड़कों का निर्माण और हर घर नल केंद्र, आपको बता दें इसके अलावा समग्र शिक्षा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और केंद्रीय सड़क निधि के तहत भी धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है। अनुपूरक बजट के राजस्व मद में 2,990.53 करोड़ और पूंजीगत मद में 2,730.25 करोड़ रुपए की व्यवस्था रखी गई है। इसके अलावा सरकार ने कोविड आपदा में सहायता के लिए 600 करोड़ और समग्र शिक्षा में निर्माण के लिए 214.57 करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 570 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 449 करोड़ और जल जीवन मिशन में 401 करोड़, अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन में 137.29 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना में 70.01 करोड़ प्रावधान किया गया है। तो वही 5,720.78 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई के दिन विपक्ष ने नियम 58 के तहत जिलों के पुनर्गठन का मामला उठाया, जिसमें विपक्ष ने सदन में सरकार को घेरने की कोशिश की। 2011 में बीजेपी सरकार ने 4 जिलों के गठन की घोषणा की थी, जो बीजेपी की सत्ता में दोबारा आने के 5 साल पूरे होने पर भी नजर नहीं आ रही है, जिस पर सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के जिलों के पुनर्गठन के मामले पर घेरा कि 5 साल 2012 से 2017 तक कांग्रेस की सरकार रही, तब कांग्रेस ने क्यों जिले का गठन नहीं किया। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत का कहना है कि जिलों के पुनर्गठन का परीक्षण किया जाएगा। फिलहाल देवभूमि लाइव में बस इतने। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।